हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेशन। आज के सेशन में मैं साइंस 2 का आपको इंपॉर्टेंस देने वाला हूँ। पिछले सेशन में मैंने आपको साइंस 1 में जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस है, सारे के सारे आईएमपी क्वेश्चंस मैंने आपको कवर किया था एंड होप सो आप लोग को बेनिफिट भी हुआ रहेगा उस वीडियो से, राइट। तो आज के सेशन में हम साइंस 2 का इंपॉर्टेंस देखने वाले हैं। साइंस 2 में आपका बायोलॉजी और ईवीएस का पार्ट है जो इक्वली डिवाइडेड है एक दूसरे से, ठीक है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गो टू द स्क्रीन डेस्कटॉप और मैं आपसे शेयर करता हूँ मेरी स्क्रीन एंड विल कवर अप ऑल आईएमपी क्वेश्चंस फॉर 2022। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज सेंट्रल डॉग्मा। यहाँ पे ध्यान दो, लिखना बंद करो। सेंट्रल डॉग्मा में ट्रांसपिरेशन आपको पता होना चाहिए, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन पता होना चाहिए, ठीक है, एंड ट्रांसलेशन पता होना चाहिए। देन इनसे रिलेटेड एक एक्टिविटी है वो पता होना चाहिए, दैट इज डीएनए। डीएनए से बनता है क्या? एमआरएनए, एमआरएनए, और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। तो ये आपको पता होना चाहिए, डीएनए से बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन। अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस का नाम है, डीएनए से जब एमआरएनए बनता है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, यहाँ पे लिख दिया बी। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई या लेबल या आइडेंटिफाई ए एंड बी, ठीक है। क्या आइडेंटिफाई करना है? ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। तो आपको पता होना चाहिए ए का मतलब क्या है। तो जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा इसे हम कहेंगे ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है। ये एक्टिविटी आने के चांसेस समझ में आ गया। अभी लिखना कुछ नहीं है, वीडियो बन रही है, उसके बाद में आप लोग आराम से बैठ के नोट डाउन करना। लिखते रहेंगे तो फिर अभी 6-7 दिन में बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में पेज नंबर 2 पे आ जाइए। पेज नंबर 2 पे लाइक इससे रिलेटेड मैंने एक्टिविटी दी थी, क्वेश्चन पेपर में मैंने डाला था आपके, रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, आइडेंटिफाई दिस बाय रिप्लेसमेंट एंड ऑल। तो ये आपको करना है। इवोल्यूशन से रिलेटेड पार्ट ज़्यादा कुछ मत करिए, वो पार्ट ओमिट भी है। आप डायरेक्टली आ जाइए एविडेंसेस पे। एविडेंस में मार्फोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होता है उसको टिक कर लीजिए, मार्फोलॉजिकल एविडेंसेस। सेकेंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस का लाइक डायग्राम दिया रहेगा, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के बोन्स दी गई हैं, तो बोन्स का डायग्राम दिया रहेगा या मॉर्फोलॉजिकल का डायग्राम दिया रहेगा। आपको कौन सा एविडेंस है उसको फाइंड आउट करके लिखना है कि विच एविडेंस इज दिस, इसी एविडेंस को क्या बोलते हैं, ये एविडेंस का नाम क्या है, एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एविडेंसेस, ठीक है। तो ये आपको करना है। देन वेस्टिजियल ऑर्गन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स और उसके एग्जांपल्स जो है वो आप याद रखिए। वेस्टिजियल ऑर्गन्स और उसके एग्जांपल्स को याद रखना है। पैलेंटोलॉजिकल के अंदर जो कार्बन 14 से रिलेटेड टॉपिक है वो तो नहीं है आपको, बट यहाँ पे एक रिवीजन पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये रहेगा कि द डीपेस्ट लेयर के अंदर जो इनवर्टिब्रेट्स थे, या क्वेश्चन ऐसा रहेगा, इनवर्टिब्रेट्स केम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर द वर्टिब्रेट्स। पहले इनवर्टिब्रेट एनिमल्स रहते थे, उसके बाद में वर्टिब्रेट एनिमल आए। गिव रीजन क्वेश्चन वहाँ पे पॉसिबल है। कनेक्टिंग लिंक टॉपिक जो दिया है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिंग लिंक में जितने भी एनिमल्स लाइक पेरिपेटस दिया है, प्लेटिपस है, लंगफिश है, दोनों के कनेक्टर्स कौन है? लाइक पहला वाला एनिमल कौन सा है? प्लेटिपस, पेरिपेटस, यहाँ पे जो दिया है लास्ट में पेरिपेटस, ठीक है। पेरिपेटस के अंदर पेरिपेटस किस किस को कनेक्ट करता है? तो एक फाइलम एनलिड्स कनेक्ट करता है और सेकंड फाइलम आर्थ्रोपोडा कनेक्ट करता है। दोनों के कनेक्टर्स के नाम आपको याद रखना है, और दोनों के कैरेक्टर्स कॉमनली आपको इसके अंदर मिलेंगे। इसके अंदर मिलेंगे पेरिपेटस, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक का नाम है ना, ठीक है, तो वो नाम याद रखना है डार्विन्स थ्योरी का। नेचुरल सिलेक्शन कर लीजिए, उसके बाद में और कोई भी चीज़ इसमें से मत करिए।
क्लियर है इतना? एक्टिविटी का देखिए पेज नंबर 10 पे एक्टिविटी दिया है, कंप्लीट मिला? हाँ अरे हाँ ना, कुछ तो बोल रहे हैं। हाँ कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम, वहाँ पे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन दिया है, उसमें ये जो चार्ट दिया है ये वाला करना है। उसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 का सी वाला, स्टडी ऑफ फॉसिल इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इवोल्यूशन का, एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन वो करना, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको अंदर ही बता दी, तो ऐसा कुछ नहीं कि टेक्स्ट बुक के, आज आपने देखा टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है। अभी तक ये बोलता था सर टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन आएंगे, स्कूल टीचर ने बोला है, ऐसा कुछ नहीं होता है, और प्रूफ भी हो गया ना। हाँ हाँ क्वेश्चन था तो मैंने बताया था ना आपको, लेकिन ये जिद करता था नहीं सर वहीं से आएंगे, तो बाद में बिलीव होता है जब एग्जाम हो जाता है, बीत जाती तो फिर बीत आप भी तो सुनाते लो, तो वैसा एग्जाम्पल हो गया था। वेस्टिजियल ऑर्गन के ऊपर क्वेश्चंस करिएगा, उसके बाद में इवोल्यूशन मींस डैश वो करिएगा, ग्रेजुअल डेवलपमेंट, राइट। चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ यहाँ पे, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट, पार्ट 1, ओके पार्ट 1। ऑलराइट, टेक्स्ट बुक आपकी यूज कर रहे हैं, राइट। इसके अंदर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स, ध्यान दो यहाँ पे, न्यूट्रिएंट्स को 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला टाइप है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, सेकंड है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, और थर्ड है प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी। लिखता एक एनर्जी प्रोवाइडिंग, नेक्स्ट बॉडी बिल्डिंग, और नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी, ठीक है। एनर्जी गिविंग में 2 चीज़ आती है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, याद रखिए कार्बोहाइड्रेट, और जी सेकेंड है फैट्स एंड लिपिड्स, लिपिड्स एंड फैट्स एंड लिपिड्स। इसके अंदर खाली एक ही चीज़ याद रखिए, दैट इज प्रोटीन, और इसके अंदर विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। अब अगर आप कार्बोहाइड्रेट को यूज करते हो तो कार्बोहाइड्रेट से कितना एनर्जी मिलता है मैं नहीं बताऊंगा, वो आप भूलिए, बहुत बार बताया, ठीक है। और अगर आप प्रोटीन्स को यूज करते हो तो प्रोटीन से कितना किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है वो भी आप समथिंग, ठीक है। और लिपिड्स और फैट्स को यूज करने से कितनी मिलती है वो भी आप लोग फाइंड आउट करें, टेक्स्ट बुक में सब दिया हुआ है, आप प्रूफ के लिए। इससे रिलेटेड विटामिन के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। विटामिन्स, विटामिन्स में 2 टाइप के विटामिन्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल, जिसमें से बी सी क्या है, वाटर सॉल्युबल है, बाकी ए बी सी डी ई के ये सब क्या है, ये फैट सॉल्युबल है, ठीक है। मान लो एग्जाम में आपको ये दिया है सी बी सी ए डी ई, तो कौन सा आउट आउट रहेगा, सी, क्योंकि सी वाला क्या है वाटर सॉल्युबल है, बाकी सब क्या है फैट सॉल्युबल है। तो मैं वैसे सी नहीं दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, तो भी एक ही चीज़ है। तो आपको खाली ये याद रखो कि ये वाला वाटर सॉल्युबल है, ओके, ये वाला वाटर सॉल्युबल है, और बाकी के वाटर सॉल्युबल नहीं, पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता। समझ में आ गया। रेस्पिरेशन से रिलेटेड वो जो डायग्राम दिया है वो कंफ्यूजन है, बट है या नहीं क्योंकि उसके ऊपर आगे पूरा कंटेंट दिया है, तो जस्ट उसके नाम याद रखिए। नोज, नोज अंदर की कैविटी, नोजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ओकिया, सब जितना भी है उसके अंदर वो याद रखिए। लास्ट में एल्वियोलाई, क्योंकि एल्वियोलाई के ऊपर आगे का कॉन्सेप्ट भी है, सो ये आपका एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई से एल्वियोलाई, वी-ई, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है आप लेते हो ब्लड के अंदर, और CO2 आप यहाँ पे लेते हो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इट्स डिफ्यूजन ऑफ गैसेस,
ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैसेस यहाँ से आप एक्सचेंज करते हो। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? ग्लाइकोलिसिस टॉपिक इम्पोर्टेंट, तो मैं तो बता देता हूँ। लाइक आपका सेल है और यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ, ये आपका सेल, ठीक है, ये आपका सेल। अब यहाँ से ऑक्सीजन आया ब्लड के थ्रू, ठीक है, ब्लड लेके आया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन तो इसके अंदर आया। अब यहाँ पे ऑलरेडी ग्लूकोज था, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल जाएगा, मिलके क्या बनेगा? ग्लाइकोलिसिस होगा, बनेगा क्या? इट विल बी पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड को यूज करके क्रेब्स साइकिल रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया और सारी चीजें इन्वॉल्व रहेंगी इसके अंदर, ठीक है। और ये प्रोड्यूस करेगा एटीपी, क्या प्रोड्यूस करेगा? एटीपी। एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। एटीपी के स्ट्रक्चर में 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, जो थर्ड वाला फॉस्फेट ग्रुप टूटेगा तो क्या बनेगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये याद रखिए, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। इट इज अ ब्रेकडाउन इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। एक चीज यहाँ पे याद रखना है आपको, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन रहेगा तो पायरुविक एसिड बनेगी, पायरुविक एसिड से क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा और ये प्रोड्यूस करेगा 38 एटीपी मॉलिक्यूल। 38 एटीपी मॉलिक्यूल कब बनेगा वो याद रखो, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तब बनेगा। कब बनेगा? जब एरोबिक रेस्पिरेशन रहेगा तो 38 मॉलिक्यूल बनेगा, और एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं रहेगा तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट? हाँ, लिख देता हूँ। रेस्पिरेशन में एक है एरोबिक और एक है एनएरोबिक। जब एनारोबिक रहेगा तो फिर ये 2 एटीपी बनेगा, और जब एरोबिक रहेगा तो कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 38 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा रहेगा? दरवाजा बंद करो। सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन रहेगा? एरोबिक रहेगा। कम एफिशिएंट कौन सा? ये अपने बॉडी में होता है क्या? यस होता है। कब होता है? जब हम भागते तब, भागते तो पैर में दर्द होता है ना, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो वो टाइम पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। बट नॉर्मल टाइम पे क्या होता है? ये होता है। इसके ऊपर एक फ्यू रीजन भी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। बताइएगा दोनों कि जब ग्लूकोज का पायरुविक एसिड बनेगा तो 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा तो कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? 2। ग्लूकोज एक है, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, तो 10 ग्लूकोज यूज करेंगे तो 20 पायरुविक एसिड बनेंगे। समझ में आ गया है? ठीक है। सो बेसिकली याद ये रखना है कि 1 से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, और 2 पायरुविक एसिड बनेंगे तो 2 बार क्रेब्स साइकिल रहेगा। समझ में? एक पायरुविक एसिड से 1 क्रेब्स साइकिल, तो 2 पायरुविक एसिड से 2 क्रेब्स साइकिल, ठीक है। ये बहुत हाई लेवल का है, बट फिर भी ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसके आगे नहीं रहेगा। ये हो गया। इसके बाद में एटीपी के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, लाइक एक होता है NADH, FADH। तो NADH is equivalent to 3 ATP and FADH is equivalent to 2 ATP। याद रखिए 3 ATP 2 ATP, इस तरीके से वो रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये है। इसके बाद ये वाले दोनों चार्ट अच्छे से करिए, ठीक है। ये दोनों भी चार्ट अच्छे से करिए। इसके बाद में आ जाइए इसके ऊपर, ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, लाइक इस पर बहुत सारे दिए, आपको 4 फिल करने के लिए आ सकते हैं, हाफ मार्क्स करके पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट, क्रोमोसोम को लेबल करने आना चाहिए। अब टेक्स्ट बुक निकालना क्या, 21 सेट निकाल के बेटा। क्रोमोसोम का लेबलिंग याद रखिए, ठीक है। माइटोसिस मियोसिस का डिस्टिंग्विश, एरोबिक एनारोबिक का डिस्टिंग्विश पता होना चाहिए। माइटोसिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है मेटाफेज, ठीक है। मेटाफेज, लाइक मेटाफेज के अंदर क्या होता है? ऑल क्रोमोसोम्स कलर 14 के पीछे
लिया अगर चले कार्बन दे दो। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेज है? मेटाफेज। ठीक है, अच्छा अब एग्जाम में डायरेक्टली मेटाफेज लिख के नहीं आएगा, डायग्राम दिया है तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम मुझे एक और तो टाइम ज़्यादा नहीं करना है मुझे, तो आप लोग सुन लो खाली। आइडेंटिफाई द स्टेज, ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर्स माइंड का क्वेश्चन रहता है ये। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा? आइडेंटिफाई द गिवन स्टेज। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्टेज है। ठीक है, तो ये माइटोसिस का कौन सा स्टेज है? मेटाफेज। राइट एनी 2 कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टेज। तो इसके कैरेक्टर्स क्या रहेंगे? स्पिंडल फाइबर इज कंप्लीटली फॉर्म, chromosomes are attached to the spindle fiber, chromosomes are arranged in a linear fashion and across the acromion। ये इसके कैरेक्टर्स हैं। राइट द नेम ऑफ द फेज आफ्टर दिस विच इज फॉलोड बाय दिस फेज। तो इसके बाद कौन सा फेज होता है? मेटाफेज के बाद में एनाफेज, राइट। एक और इसके बाद वाला फेज है एनाफेज। इसी तरीके से टेलोफेज इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, कार्योकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। समझ में आ गया? इसी तरीके से मियोसिस के अंदर प्रोफेज 1 का जो 5 स्टेजेस है, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, उसमें से क्रॉसिंग ओवर कब होता है वो वाला पार्ट आपको याद रखना है। मैंने बार बार आपको पढ़ाया था। ठीक है, उससे रिलेटेड वीडियोस भी हैं, पूरे टॉपिक्स पे वीडियोस हैं। डिटेल में जाके सुनना है तो वहाँ पे सुन लीजिए, यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। पेज नंबर 21 पे आ जाइए। पेज नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है। होता है लेट हो गया तो क्या होता है? अभी तो खाना होगा। पेज नंबर 21, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। टिक कर लो। एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस डैश मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। टिक कर लो। थर्ड वाला टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वाला आवर मसल सेल्स परफॉर्म डैश टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस। ग्लाइकोलिसिस का डेफिनेशन याद कर लीजिए। डिस्टिंग्विश ऑलरेडी मैंने बता दी दोनों भी। खाली गिव रीजन पे आ जाइए। गिव रीजन में फर्स्ट वाला ग्लाइकोलिसिस वो मत करिएगा, माइटोसिस और एरोबिक वाला करिए। सॉरी, डिस्टिंग्विश नहीं, डिस्टिंग्विश तो बता दिया मैंने। गिव साइंटिफिक रीजंस पे आ जाइए। फर्स्ट वाला सेकंड वाला दोनों भी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड मैंने बहुत इजी आंसर्स निकाले, तो जो लोगों ने लाइक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए, ठीक है, वहाँ पे मैं सेंड कर दूंगा इसके आंसर्स, तो आपको एक बार वापस उधर ले जाएंगे रिवाइज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन इन डिटेल में फर्स्ट वाला कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड कर लीजिए। सेकंड में, सेकंड के अंदर ही मेन इंपॉर्टेंट माइटोसिस है जो मैंने बोर्ड पे आपको बता दी। कोरिलेशन आएगा, आज भी कोरिलेशन आया था, मैंने ग्रुप 17 का बार बार पूछा था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हर बार आपको क्वेश्चन पूछता था, वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो वो आएगा। तो अभी भी आपको क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में आ सकता है लाइक विटामिन ए इज फैट सॉल्युबल। ओके, विटामिन ए इज फैट सॉल्युबल, दैट डैश वाटर सॉल्युबल। तो उसमें कोई भी विटामिन आप डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चैप्टर नंबर 3 पे आ जाइए। जो क्वेश्चन पेपर मैंने प्रिपेयर किया था वो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेना, मैं सेंड कर दूँगा आप लोगों को भी। चैप्टर नंबर 3 में क्या पॉसिबल क्वेश्चन है, ठीक है, बताता हूँ।
दैट इज लाइफ प्रोसेस पार्ट 2। ठीक है, लाइफ प्रोसेस पार्ट 2। लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 में पहला पार्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड पार्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खोल के बैठे हो, बुक तो लाया नहीं है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब इंपॉर्टेंट ऑर्गन इधर ही है। असेक्सुअल में लाइक डायग्राम दिया रहेगा, सबको मालूम है क्या है, क्या पहला होगा? हाँ, अमोइबा, अमोइबा, आइबा, हाँ, अमोइबा, टोटल है, तू और कर, हाँ, अच्छा बोबड़ा के तो अमीबा, क्या है? अम्मी अब्बा नहीं है, ठीक है। तो इसके जो ये स्यूडोपोडिया ये अंदर जाएंगे, अंदर जाके ये स्फेरिकल हो जाएगा लाइक दिस, और जब ये स्फेरिकल हो जाएगा तो इसके ऊपर एक कवरिंग फॉर्म होगा, दैट्स कॉल्ड सिस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिस्ट। और इस सिस्ट के अंदर क्या फॉर्म होंगे? छोटे छोटे अमीब। और इसके बाद में ये जो सिस्ट है, इसे स्ट्रक्चर रहेगा, ये हंडा नहीं है पानी भरने वाला, ठीक है। इसे फट के खुलेगा और ये जो अमीबा है, ये अमीबा पानी निकलेंगे बाहर में, ठीक है। आपको पूछेगा लेबल द पार्ट ए, लेबल द पार्ट बी, लेबल द पार्ट सी, तो लेबलिंग आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन सुनो, इसके ऊपर क्या आएगा? विच टाइप ऑफ या विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज शोन इन द फिगर? सो दिस इज असेक्सुअल, पुट अ हाइफन एंड राइट मल्टीपल फिशन इन अमीबा। क्या नाम रहेगा? राइटिंग थोड़ी बेकारी निकलेगी अभी मेरी। मल्टीपल फिशन इन अमीबा, समझ में आ गया? समझ में आ गया मल्टीपल फिशन, ठीक है। वैसे समझा नहीं रहा हूँ, खाली पर टाइम बता रहा हूँ। तो पहला लेबलिंग का आ सकता है, सेकंड क्यों हुआ ड्यूरिंग अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन होता है, थर्ड लेबलिंग के लिए पार्ट के बाद में आइडेंटिफिकेशन के लिए बनाएगा। इसी तरीके से जितने भी असेक्सुअल के क्वेश्चन है, असेक्सुअल आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, डायग्राम ऑलरेडी दिया रहेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कैसे आज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के 3 उंगली दिखाई थी, बॉक्स बॉक्स बने थे, तो वैसे ही यहाँ पे लेबलिंग के लिए बॉक्स बॉक्स बने रहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया क्या बता रहा हूँ मैं? तो ऐसे ही आपको फ्रेगमेंटेशन, ऐसे ही आपको रीजनरेशन, ऐसे ही जो लीफ वाला क्वेश्चन है ब्रायोफाइलम, उसके ऊपर क्वेश्चन पॉसिबल है। तो ये हो गया असेक्सुअल का पार्ट। असेक्सुअल और सेक्सुअल का डिस्टिंग्विश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो डिस्टिंग्विश आप जो है अच्छे से करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल, ठीक है। मेल एंड फीमेल के फंक्शंस आपको पता है, क्या करना है? फंक्शंस। फंक्शन बोले तो सबसे पहला ऑर्गन लाइक मेल का ओवरी, सॉरी यहाँ पे टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, ठीक है। खुश हो गए, बोले मेल में ओवरी, हंसी देखो इसके चेहरे पे, अरे हो जाता है जवान है, हड्डी थोड़ी अंदर फिसल जाती है। तो मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, ठीक है, इसका फंक्शन। देन इसके बाद में यहाँ पे वास रेफरेंस, और यहाँ पर फॉलोपियन ट्यूब, जिसको आप टेक्स्ट बुक में ये लिखा है, ओविडा लिखा है। इसका फंक्शन। इसके बाद में मेल के केस में यूरेटर, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑर्गन इज द यूटेरस, देन यहाँ पे नेक्स्ट ऑर्गन इज वजाइना, ठीक है। और यहाँ पे ले लो एसोसिएटेड थिंग्स लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड, और इनके फंक्शंस आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मेल के हार्मोन का नाम याद रखना है, ठीक है।
क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। फंक्शन पता है ना तुमको? हाँ, टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में क्या नाम है? एस्ट्रोजन। ठीक है, फीमेल में क्या नाम है? एस्ट्रोजन। तो ये फंक्शंस, ये हार्मोन्स, इतना सब याद रखना है। फंक्शंस तो आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, इसके बाद में फ्लावर का स्ट्रक्चर बाकी है, बाद में बताऊंगा मैं आपको। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, दैट्स कॉल्ड MC, दैट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, 28 डेज का होता है। ये पता होना चाहिए। इसमें कौन कौन से हार्मोन है वो पता होना चाहिए। हार्मोन में सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा है? FSH। बोले तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेकंड LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ये शॉर्टकट्स नहीं है, ये शॉर्टकट्स है। P और E शॉर्टकट में मत लिखना। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन पूरा लिखना है, एस्ट्रोजन पूरा लिखना है। जब साइकिल स्टार्ट होता है तो FSH का लेवल हाई रहता है, ये याद रखिए। 14th डे आता है, ओव्यूलेशन होता है, तो वो टाइम पे LH का लेवल हाई रहता है। उसके बाद में ये दो का लेवल अकॉर्डिंगली हाई है। मेन आप ये दो का लेवल हाई कब रहता है? FSH का स्टार्टिंग में हाई रहता है, LH का 14th डे पे बहुत ज़्यादा रहेगा, एंड देन सडनली इट विल फॉल। ठीक है, क्योंकि उसका काम क्या है? ओव्यूलेशन करना। कौन से दिन ओव्यूलेशन होता है? मंडे, ट्यूसडे, कौन से दिन होता है? डेज मतलब अपने कैलेंडर पे जो डे वाले डेज पे डिपेंड नहीं होता है। देखो कितना आंसर है। हाँ, इट इज ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन से दिन पे होता है रे? 14th डे पे। बटन क्यों खुल के बैठा है? सब ठीक है? बटन लगा के बैठो। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन याद रखना है। और MC के अंदर 4 फेजेस होते हैं। चारों फेजेस के नाम याद रखिए, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा IVF टेक्नोलॉजी क्या होती है? सुन रहे? इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कब इसको यूज करते हैं? कोई औरत? क्यों? आदमी को प्रॉब्लम नहीं हो सकता है क्या? खाली सब प्रॉब्लम औरतों को ही देती है। चाइल्डलेस कपल जिनको बच्चे नहीं होते हैं, डरने के क्या बने, सब ओपनली है। क्या 2 मास के लिए आएगा पढ़ने का? वो यहाँ वहाँ क्या कर रहे हैं? शर्माने का कोई क्वेश्चन नहीं है। IVF पढ़ना है। इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन कौन कौन सी प्रॉब्लम मेल्स को होती है वो भी याद रखिए, फीमेल्स को, दोनों को प्रॉब्लम्स होती है। बट IVF टेक्नोलॉजी हम लोग फीमेल के लिए करते हैं। ठीक है, एक और टेक्निक थी यहाँ पे, सरोगेसी। सरोगेसी क्या बोलो? सरोगेसी क्या होता है? पता है ना? चलो ठीक है, लिख लेना। ठीक है, सरोगेसी। इसके बाद में क्या कहना, टॉपिक नहीं करना है। इसके पहले का टॉपिक मतलब मेल के स्टार्ट होने से पहले 2 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, वो आएगा ही आएगा, कंफर्म है। ठीक है, फ्लावर में जितने पार्ट्स है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला, उसके सबके नाम। लाइक कैलिक्स का नाम क्या है? मेंबर्स का नाम क्या है? कैलिक्स, सेपल, कोरोला, पेटल्स। ठीक है, एंड्रोशियम, स्टेमेन, गाइनोशियम, कार्पेट। और नाम याद रखिए, फंक्शन याद रखिए, डायग्राम स्पेशली करके जाएंगे। ये वाला डायग्राम आने के चांसेस है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में एक ही डायग्राम है, वो डायग्राम बहुत सारे, बट बनाने के लिए आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर ही आ सकता है। मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर पूछते नहीं एग्जाम में, वो डायरेक्टली दिया रहता है। लेबलिंग करने के लिए पूछा जा सकता है। लेबलिंग, लेबल का पार्ट समझ में आ गया ये? ठीक है, क्या बात है? बहुत कुछ सुना तुम ये चैप्टर में। आ रहे छोटू, बच्चा बड़ा हो गया है? कभी हुआ? अरे हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर करना है। डैश इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स। आंसर इज फ्लावर। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट इज फ्लावर। फ्लावर में मेल फ्लावर भी होते हैं, फीमेल फ्लावर भी होते हैं। मेल फ्लावर मतलब जिसके पास सिर्फ एंड्रोशियम रहेगा, गाइनोशियम नहीं रहेगा, वो मेल फ्लावर है। और जिसके पास गाइनोशियम रहेगा, एंड्रोशियम नहीं रहेगा, वो क्या है? ठीक है, मेल फ्लावर में ऊपर टकले पे उसके क्या रहता है? एंथर। एंथर क्या प्रोड्यूस करता है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जो होता है हैप्लॉइड होता है, ये याद रखिए। हैप्लॉइड का मतलब
अपने माइटोसिस म्यूसिस में डिफरेंट किया रहता है, तो वो हेप्लॉइड वाला टर्म वहाँ से मैंने उठा के लिया। जिसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रहते हैं वो आपका हेप्लॉइड रहेगा, ठीक है। इसके बाद ओवरी का कन्वर्जन, फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी से फ्रूट बनता है और ओव्यूल से बनता है सीड्स, ठीक है। ये डायग्राम पता है, डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक पेज नंबर बता दो, पेज नंबर 27। डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कर लीजिएगा, ठीक है। कम से कम हाँ टिक कर इसलिए बना है। हाँ जी मेल का क्रोमोसोम लेते हैं नहीं ये चैप्टर नंबर 3 हो गया आपका। चैप्टर नंबर 4 बहुत इजी है, इसको आप बिल्कुल भी ऑप्शन में मत छोड़ना। चैप्टर नंबर 4 में एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इसके अंदर फूड चेन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे बीच में कुछ मिसिंग पार्ट रहेगा, उसको लेबल करना पड़ेगा, हर्बीवरस है, कार्निवरस है, प्राइमरी है, टर्शरी, जो भी कुछ है वो टेबल तो नहीं करना है, वोमिटेड पार्ट है। इस चैप्टर में से इस चैप्टर का रिवीजन प्रिपेयर करिए, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जामिनेशन में। जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, पेज नंबर 42 पे दिया है वो करिए। सेक्रेट ग्रुप करिए। उसके अलावा 43 पेज नंबर पर जो सिंबल्स दिए हुए सिंबल्स को प्रैक्टिस करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के चांसेस है सिंबल्स, ठीक है, सिंबल्स को। इसके बाद में एंडेंजर्ड स्पीशीज और हॉटस्पॉट टॉपिक करिए अच्छे से। एंडेंजर्ड स्पीशीज का डायग्राम यदि दिया रहेगा तो आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। उसी तरीके से पेज नंबर 46 पे वापस आपको यहाँ पे दिया है सिंबल्स को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन के साथ ही साथ उसके कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट भी आपको लिखने आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, चिपकू मूवमेंट नहीं, बायोडाइवर्सिटी एंड सेक्रेट ग्रुप टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पे आ जाइए। राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट, वो करिए। सी वाला राइट द टाइप्स एंड एग्जांपल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वो करिए। हाउ द बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व, वो करिए। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। इतना ही करिए, अच्छे मार्क्स आएंगे। चैप्टर स्कोरिंग है ये। टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी के अंदर जितने भी फ्लो चार्ट्स हैं, फ्लो चार्ट्स अच्छे से याद रखिए। फ्लो चार्ट्स जितने भी फ्लो चार्ट हैं ऐसे वाले, उसमें से एक फ्लो चार्ट कंपल्सरी रहेगा एग्जाम्पल में, बता रहा हूँ क्या क्या रहेगा। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। इसके बेसिस पे मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कशन किया था पहले ही, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह किया था मैंने। तो ये वाला करिए। ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन बैंक में डाला भी था, जिन लोगों ने लिया है पता है, वो करिए। और प्रॉब्लम्स लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का 2 प्रॉब्लम याद रखिए। विंड एनर्जी से तो मेरे ख्याल से बहुत मिनिमम प्रॉब्लम्स हैं, बट उसके अलावा कोल एनर्जी यूज़ कर रहे हो, स्टीम यूज़ कर रहे हो, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स पता होना चाहिए। और यहाँ पर देखो एक हाइड्रो, ये जो पानी से हम लोग बनाते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी, इसके 2 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेजेस आप याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे एडवांटेजेस भी है, प्रॉब्लम्स मतलब डिसएडवांटेजेस होता है, तो 2 पॉइंट उसके आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में ये वाला डायग्राम इसके लिविंग्स कर लीजिए, विंड मिल का डायग्राम। बाकी ये पार्ट तो आपको करना नहीं है, ओमिट है। डायरेक्टली आप आ जाइए, डायरेक्टली आ जाइए आप पेज नंबर 6060 पे डायरेक्टली आ जाइए। पेज नंबर 6060 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा वो पजल के फॉर्म में दिया है आपको। अजान के बाद कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 6060 पे आ जाइए। गिव रीजन से कंस्ट्रक्शंस ऑफ टरबाइन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट, ये करिए।
उसी का क्वेश्चन नंबर सी करिए, बस करिए वो। हाँ, एक्सप्लेन द फॉलोइंग सेंटेंस, सेम पेज पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, दोनों भी करिए उसके। दैट्स इट। चैप्टर नंबर 6 में बहुत कुछ है, इस चैप्टर का डिटेल स्टार्टिंग में जितना पार्ट दिया कुछ नहीं करना है, सब ओमिट है। पोरीफेरा में कौन से सेल्स इंपॉर्टेंट है वो याद रखिए, पॉइंट नंबर 6 याद रखिए, ठीक है। अच्छा, रीजनरेशन किस किस को होता है? फाइलम्स के नाम बताने हैं। हाँ, सबसे पहले पोरीफेरा, पोरीफेरा, सेकेंड प्लेटिहेल्मिंथस, उसके बाद एक्टिनोडर्मेटा, ठीक है, ये याद रखिए। लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? मोलस्का, वो भी याद रखिए। लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का, ठीक है, वो याद रखिए। अगर क्वेश्चन आया एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल, डैश इज एन एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल, जो सिर्फ ओशन में ही पाए जाते हैं। बैलेनोग्लोसस स्टडी किया था, और स्टारफिश, मतलब एकिनोडर्म ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, और इसके अलावा एक हेमिकॉर्डेटा, ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम है, ठीक है, ये याद रखिए क्वेश्चन। इसके बाद में एनिमल विद जॉइंट अपेंडेजेस, ऐसे कौन से एनिमल है जॉइंट अपेंडेजेस वाले? सो ऑफ कोर्स इट विल बी आर्थ्रोपोडा, फाइलम नंबर 6 आर्थ्रोपोडा, ठीक है। हाइड्रा का डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिए। इंपॉर्टेंट फाइलम्स में आर्थ्रोपोडा इंपॉर्टेंट है, एनिलिडा इंपॉर्टेंट है, मोलस्का इंपॉर्टेंट है, एक्टिनोडर्मेटा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। कोल्ड ब्लडेड के एग्जांपल्स पता होना चाहिए, या एग्जांपल दिया रहेगा आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड है, ठीक है, वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए, पाइसेस के 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स पाइसेस के याद रखिए, 3 पॉइंट्स एम्फीबिया के याद रखिए, 3 पॉइंट्स एड्स के याद रखिए, और 3 पॉइंट्स मैमल्स के याद रखिए। रेप्टाइल्स के भी 3 पॉइंट्स, ठीक है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है फिश के लिए, उनका स्पिंडल शेप बॉडी है, उनके पास फिन्स प्रेजेंट होते हैं, वो याद रखिए। एम्फीबियन की स्किन मॉइस्ट होती है, वो याद रखिए। टिम्पैनियम प्रेजेंट होता है, नेक एब्सेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेप्टाइल्स में स्केली एंड ड्राई स्किन होता है उसके पास, एंड क्रोलिंग एनिमल्स होते हैं। एव्स की खासियत क्या है? उनके पास बीक होता है, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, बोन्स आर हॉलो, ये याद रखिए। बैट्स आर द ओनली मैमल्स व्हिच कैन फ्लाई, ये याद रखिए। बैट्स आर द ओनली मैमल्स व्हिच कैन फ्लाई। बैट चिड़िया है क्या? नहीं, बैट चिड़िया है क्या पता, मतलब कौन सा बैट हो? बैट बॉल वाला बैट की बात नहीं कर रहे हैं, बीएटी बैट, चिंगादड़, तूने भी काले जैसे कपड़े पहन के बोल। हाँ, बैट क्या है? मैमल है, क्या है? चिड़िया नहीं है, बर्ड नहीं है, क्या है? मैमल है। क्यों मैमल है? क्योंकि मैमल का मतलब जो अपने यंग वन के लिए क्या प्रोड्यूस करता है? मिल्क, उसको क्या बोलेंगे? मैमल्स। और मैमल्स आर होमियोथर्मिक और पोइकिलोथर्मिक। होमियोथर्म्स होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल है या वार्म ब्लडेड एनिमल है, तो याद रखो दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल। जिनका खून गर्म होता है ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि वो अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग उनके बॉडी का टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखें। इसके बाद में लाइक एम्फीबिया, कोई भी एनिमल दिया रहेगा उसका क्लास, उसका फाइलम पता होना चाहिए, वो जनरल क्वेश्चन है। पेज नंबर 75 पे क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी 7 का ए इंपॉर्टेंट है, बी इंपॉर्टेंट है।
सी इंपॉर्टेंट है, और लास्ट वाला क्वेश्चन तभी मैंने मारा उसको तब लिखा, ठीक है। गिव रीजन में टॉर्टोइज वाला क्वेश्चन कर लीजिए, सेकंड वाला कर लीजिए, बैलेनोग्लोसस वाला कर लीजिए, बस करिए उतना, बाकी चीजें आप कर लोगे अपने आप से, कोई करने की जरूरत नहीं। पीछे जो चार्ट दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, वो करिए, अच्छे से करिए। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, उतना पढ़ लो। पेज नंबर 82 इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 82 पे माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स वाला पार्ट करिए अच्छे से। डैश इज अ फ्यूल फॉर फ्यूचर जनरेशन, हाइड्रोजन, ठीक है। पेज नंबर 82 पे माइक्रोब्स एंड फ्यूल, पॉइंट नंबर 3 का लाइन नंबर 1। वो देख रहा सर मेरी बुक लिए मार्किंग नहीं कर रहे। नेक्स्ट पेज नंबर सेम पेज पे नीचे जो दिया है ना, ये वाला पार्ट बायोफ्यूल वाला, ये इंपॉर्टेंट है, करना है। ये डायग्राम आएगा एग्जाम में, लैंडफिल वाला डायग्राम आएगा, ठीक है। एक डायग्राम हाइड्रापाइड वाला सब बताया मैंने, एक ये बताया स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बताया, 3 डायग्राम्स मैंने आपको अभी तक बताया। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, नेक्स्ट पेज नंबर 84, वहाँ पे स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम वाला दिया है, वहाँ पे कुछ माइक्रोब्स के नाम दिए हुए वो याद रखिए, PET का फुल फॉर्म याद रखिए, HCP का फुल फॉर्म याद रखिए, क्या करते हैं उसका फंक्शन याद रखिए, ठीक है। आगे हाँ, इसमें से एक कंपलसरी एग्जाम में रहेगा, ये है ये है ये, तीनों में से एक कंपलसरी एग्जाम में रहेगा, ठीक है। नहीं रहेगा तो पेपर फाड़ देना एग्जाम होने के बाद। नेक्स्ट, केमिकली विनेगर इज डैश 4% एसिडिक एसिड, बाकी कर लोगे इसमें, कुछ इतना नहीं है। ये चैप्टर को दिल में मत लो, मुझे कल जान पे आ जाएगा आपके। पेज नंबर 88 पे जो चार्ट दिया है, चार्ट को चार्ट लो, हाँ अच्छे से चार्ट लो। स्टेम सेल का डायग्राम, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से करो। स्टेम सेल के यूजेस पढ़ो, ठीक है। इसके बाद में ये तो ऑर्गेन के नाम बता देंगे। बायोटेक्नोलॉजी के कोई भी 4 यूजेस याद रखिए, कोई भी 4 यूजेस बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। गोल्डन राइस का टॉपिक याद रखिए, गोल्डन राइस है, बीटी कॉटन है, जीएम क्रॉप्स के एग्जांपल्स और जीएम क्रॉप्स क्या होते हैं, क्यों बनाए गए, वो याद रखिए। ह्यूमन हेल्थ टॉपिक कर लीजिए, ह्यूमन हेल्थ में बहुत सारे टॉपिक्स उसके अंदर दिया है, एक पैराग्राफ दिया है, वो अच्छे से कर लीजिए। वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन से रिलेटेड टॉपिक, ये डायग्राम दिया है, डायग्राम के लेबलिंग्स कर लीजिए, डायग्राम का यूज क्या है, डायग्राम का मतलब ये इसका पर्पस क्या है, वैक्सीन ओरल वैक्सीन पोटैटो में डाल के क्यों दिया जाता है वो याद रखिए, बस इतना ही करिए। वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन, वो रेवोल्यूशन की कोई भी 2-3 पॉइंट याद कर लीजिए, जिसने वो रेवोल्यूशन को इन्वेंट किया है, बताया है, एक्सप्लेन किया है, खाली उसका नाम और उन लोगों का नाम थोड़ा याद करेगा। मेडिसिनल प्लांट इसी चैप्टर में दिया रहेगा, आगे वो अच्छे से कर लीजिए। मेडिसिनल प्लांट बस करिए इस चैप्टर में। पेज नंबर 100 पे क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए, जहाँ पे मेरिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दिया है, उसमें पूरा बॉक्स बना है, उसको फिल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 का यूजेस ऑफ स्टेम सेल जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द करेक्ट आंसर इन ब्लैंक्स, वो करिए। उसी में आइडेंटिफाई एंड कंप्लीट द फॉलोइंग कोरिलेशन है, लास्ट वाला वाइट रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, वो करिए कंप्लीटली। राइट शॉर्ट नोट ऑन क्वेश्चन नंबर 4, दोनों करिए। लास्ट के 2 चैप्टर बचे 9th और 10th, बता देता हूँ, उसके लिए टेक्निक की जरूरत नहीं है। उसमें जो डायग्राम्स दिया है चैप्टर नंबर 9 सोशल हेल्थ है ना, बहुत से लोगों की सोशल हेल्थ खराब हो गई है ज्योमेट्री का पेपर देखने के बाद, ठीक है। तो सोशल हेल्थ चैप्टर, उसमें से जितने ही फोटोग्राफ्स दिए, फोटोग्राफ्स के बेसिस पे आपको थोड़ा सा लिखने आना चाहिए। फोटोग्राफ्स करेक्ट है, रॉन्ग, करेक्ट रॉन्ग मतलब इन्फॉर्मेशन उसमें जो दी है ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लाइक सेल्फी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है,
वो सब अच्छे से करिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ करिए। चलिए एक बार मैं खोल देता हूँ बुक को। ये वाली टेक्स्ट बुक नहीं, दूसरी बुक है मेरे पास, उसमें से क्वेश्चन भी आपको Alcohol consumption mainly affect nervous system of the body. True or false? True. आले ऐसा कैसा बोलता है तू? Give reason. True. Give reason इसमें से नहीं आएगा, नहीं आएगा इसमें से। मेंटल स्ट्रेस टॉपिक प्रिपेयर करिए, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। मेंटल स्ट्रेस है, अल्कोहलिज्म है, टोबैको चुइंगे, तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट, हेरोइन, यूरोइन, है ना। और अभी तो क्या थिनर में भी सुनते हैं ना, थिनर क्या है पता नहीं तेरे को? लोग तेरा बैग चेक करता हूँ अभी नहीं। मुगली खाना बंद कर दिया, चालू है तेरा? हाँ? अभी भी मुगली खाता है वो, जनरल पता चला है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ के 4 पॉइंट्स याद रखिए। विच आर द वेरियस वेज टू मिनिमाइज स्ट्रेस, वो करिए। बेनिफिट्स ऑफ योगा होगा, वो तो लिख लोगे, ऐसे ही लिख लोगे आप लोग। एल्कोहलिज्म और सिगरेट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में 2-2 मार्क्स के जितने क्वेश्चन है वो अच्छे से करिए। हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट का टेक्स्ट बुक खोलता हूँ, लास्ट पेज निकालिए, लास्ट पेज टेक्स्ट बुक का, है ना। ये जो सिंबल्स दिए ना, सिंबल्स दिए ना, ये सिंबल्स याद करने, ठीक है, याद करना है। यहाँ वहाँ देख के लिखना नहीं, एग्जाम में याद करना है, ठीक है। ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, डेंजर सिंबल है, करोसिव है, ये सारे सिंबल्स का नाम और उसका एक यूज आपको करना है। डिजास्टर दिया रहेगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा डिजास्टर है। वैसे ही यहाँ पे स्नेक बना हुआ है, ठीक है, थर्ड वाला। तो ये इसका प्रिकॉशंस क्या रहेगा, फर्स्ट एड क्या रहेगा, वो करना है। यहाँ पे नीचे कुछ सिंबल्स दिए हुए, ठीक है, ये सिंबल्स आपको करना है। समझ में आ गया? ये चार्ट नहीं करना है, ओमिट, ठीक है। और ये चार्ट के खाली हेडिंग्स याद रखने। समझ में आ गया? कुछ छूट तो नहीं है यहाँ पे। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। ये पार्ट तो ओमिट है ना, गांव में गया था पूरा स्कूल के साथ पानी, ये पार्ट नहीं करना है। ये वाला चार्ट अच्छे से करिए। बायोलॉजिकल, फिर एटमॉस, क्या कहते हैं, जियोलॉजिकल, एटमॉस्फेरिक एग्जांपल्स आपको याद रहना चाहिए। दैट्स इट। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। अच्छे से करिए।